हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। इस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश की नदियां और नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर डिस्कस करेंगे। एमपीपीएससी की बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिट 3 मध्य प्रदेश का भूगोल के अंतर्गत मध्य प्रदेश की नदियां बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एग्जाम में डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो मध्य प्रदेश की जितनी भी इंपॉर्टेंट नदी है, कौन सी किस दिशा में बहती, कहाँ से उसका उद्गम स्थल है, कौन से जिले उनको रास्ते में मिलते हैं, ये तट पे बसे हैं, कौन से जलप्रपात हैं उनमें, और वही कोई बांध बने हुए हैं, कोई परियोजना है, ये सब क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और करंट अफेयर से भी इनसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कोई बांध का उद्घाटन हुआ या कोई परियोजना का उद्घाटन हुआ तो करंट अफेयर से भी कभी क्वेश्चन मिले तो ठीक। तो यह लेक्चर हम डिस्कस करेंगे, जिसके अंतर्गत हम नदियां डिस्कस करेंगे। जितनी भी नदी है उनको एक एक करके देखेंगे और उसके बाद हम नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर को हम डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखना है लेक्चर को। यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। माय नेम इज विक्रम खंडेलकर। तो देखो, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यह लेक्चर थोड़े से फैक्ट के रूप में होगा, फिर बारी बारी से हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं नर्मदा नदी की। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ तहसील अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक से निकलती है, पूरब से पश्चिम की ओर बहती है, मध्य प्रदेश को बराबर हिस्सों में बांट देती है, पूरब से पश्चिम की ओर बहती है और खंबात की खाड़ी अरब सागर में जाकर गिर जाती है। तो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है नर्मदा नदी को। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे लंबी, सबसे बड़ी और भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है, ये याद रखें। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहे जाते हैं, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा यानी लाइफ लाइन। लाइफ लाइन, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था भी इस नदी के ऊपर डिपेंड करती है, इसलिए इसे मध्य प्रदेश की मेरू रज्जू, मध्य प्रदेश की मेरू रज्जू, रीढ़ की हड्डी या मेरू रज्जू भी कहा जाता है नर्मदा नदी को। और नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश के बाद गुजरात में भी बहती है, तो गुजरात की जीवन रेखा भी नर्मदा नदी को कहा जाता है। बाकी हम इनके बारे में डिटेल में डिस्कस जब नदी पढ़ेंगे जब करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी है, भारत की 5वीं बड़ी नदी है, याद रखें, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है प्रदूषण स्तर के कारण। सर्वाधिक प्रदूषित नदी है मध्य प्रदेश की बेतवा। प्रदूषण के कारण मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा नदी को कहा जाता है। बेतवा नदी को बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहा जाता है। और मालवा का पठार या मालवा की गंगा क्षिप्रा नदी को कहा जाता है, ये याद रखें, कंफ्यूज नहीं होना है। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं, मध्य प्रदेश की गंगा कहते हैं बेतवा नदी को, मालवा का पठार की गंगा कहते हैं क्षिप्रा नदी को। तो कोई दिक्कत नहीं है। बुंदेलखंड की जीवन रेखा बेतवा नदी को कहते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट, मध्य प्रदेश की 5 बड़ी नदी देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है नर्मदा। दूसरे नंबर में मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है चंबल। तीसरे नंबर में मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी लंबी नदी है सोन, फिर है ताप्ती और फिर बेतवा। तो ये क्रम भी याद रख सकते हैं, कभी पूछ लिया तो क्रम कौन सी बड़ी है कौन सी नहीं है। दूसरे नंबर की चंबल है, याद रखने की बनती है। और नर्मदा जो है भारत की 5वीं बड़ी नदी है। भारत में सर्वाधिक नदियां वो मध्य प्रदेश में बहती है। मध्य प्रदेश से बहुत सारी नदियां निकलती है और आगे जाती है, या तो किसी बड़ी नदी में मिल जाती है या समुद्र में जाके मिलती है। इस कारण मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी कहते हैं। मायका, जैसे लड़की का मायका होता है ना, लड़की जहाँ पैदा होती है, जहाँ रहती है, उसके बाद वो वहाँ से निकल के शादी होकर ससुराल जाती है। तो नदियां बहुत सी निकलती है यहाँ से रहने वाली हैं नदियां, यहाँ की रहने वाली है, यहाँ से निकलती है, इसलिए एक उपनाम दिया गया है मध्य प्रदेश को, नदियों का मायका कहते हैं, मायका। तो भारत में सर्वाधिक नदियां मध्य प्रदेश में बहती है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा। और मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी कहते हैं और कई सारे नाम हैं। नेक्स्ट फैक्ट, चंबल नदी बीहड़ के कारण, चंबल नदी बीहड़ के कारण 10 युवाओं का आश्रय स्थल था। तो पहले क्या था, चंबल नदी में बहुत बड़े बड़े बीहड़ बन गए थे, बहुत बड़े बड़े नदियों के द्वारा गड्ढे बन गए थे। वहाँ क्या है, चंबल नदी के आजू बाजू जो भिंड मुरैना वाला एरिया है, वहाँ पे मृदा अपरदन की समस्या बहुत ज़्यादा थी। तो मृदा अपरदन के कारण बहुत बड़े बड़े
बीहड़ों का निर्माण हो गया है वहाँ पे, बड़े बड़े बीहड़ों का निर्माण हो गया है। उस कारण वहाँ गड्ढे बन गए हैं, वहाँ रहने की टाइप के बन गए हैं। तो वो बनने की वजह से पहले जब वहाँ डाकुओं का गढ़ हुआ करता था चंबल नदी के किनारे, आपने सुना होगा चंबल के डाकू, तो वहाँ पे गढ़ों में रहने लगे थे डाकू, इसलिए ये बताया गया है। तो चंबल नदी के बीहड़ों का कारण दसायु का आश्रय बन गया है। दसायु यानी डाकुओं का आश्रय। तो डाकुओं का आश्रय था पहले, अब तो उतना है नहीं, सब बंद हो गया है। तो डाकुओं का आश्रय पहले चंबल नदी था। तो आगे चलते हैं। तो कभी क्वेश्चन पूछा कि बीहड़ों की समस्या किस नदी पे है, तो चंबल नदी पे है, ये याद रखना है आपको। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट फैक्ट की। नर्मदा और ताप्ती नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती बल्कि एस्चुरी का निर्माण करती है। जो नर्मदा और ताप्ती नदी ऐसी नदियां हैं जो डेल्टा नहीं बनाती। ये दोनों नदी ऐसी है जो पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। ये नदी डेल्टा नहीं बनाती है, एस्चुरी बनाती है। एस्चुरी क्या होता है आप जानते होंगे। वो नदियां जब समुद्र में मिलने के पहले डायरेक्ट वहाँ पे कड़ी कड़ी चट्टानें होती है, चट्टानी को काट नहीं पाती, डायरेक्ट पानी समुद्र में जाके मिल जाता है, कोई डेल्टा वेल्टा का निर्माण नहीं होता। तो उस स्थिति को एस्चुरी कहते हैं। तो एस्चुरी बनाती है नर्मदा और ताप्ती नदी। ये दोनों नदी एक जैसी बहती है, समानांतर बहती है, एक में को जुड़वा बहन कहते हैं इसको। नर्मदा की जुड़वा बहन ताप्ती नदी को कहते हैं। ताप्ती नदी मुल्ताई तहसील बैतूल से निकलती है, नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। समझ में आ गए। दोनों नदी डेल्टा नहीं बनाती। डायरेक्ट पूछा जाएगा कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती, तो नर्मदा भी नहीं बनाती डेल्टा और ताप्ती भी नहीं बनाती। और विश्व की एक टेम्स नदी भी है जो एस्चुरी बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती। विश्व में एक टेम्स नदी है, टेम्स, ये भी विश्व की एक ऐसी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती, एस्चुरी बनाती है। तो आ गया समझ। अब बात करते हैं नेक्स्ट फैक्ट की। तो देखो नेक्स्ट फैक्ट क्या कहना चाहता है। प्रख्यात भूगोलविद टालमी नाम का एक ग्रीक साइंटिस्ट है। टालमी नाम का एक ग्रीक साइंटिस्ट था जिन्होंने भारत का भूगोल नामक किताब लिखी है। और ये ग्रीक साइंटिस्ट ने भारत का भूगोल नामक किताब लिखे और नर्मदा नदी के बारे में भी कुछ कहा है इन्होंने। तो नर्मदा नदी को इन्होंने नमो दास कहा है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, नर्मदा नदी को नमो दास किसने कहा है? टालमी, ग्रीक साइंटिस्ट था एक, उसने नर्मदा नदी को टालमी कहा है। तो इसको याद रखना है, डायरेक्टली पूछा जाता है। मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैंने बता दिया था अभी। देखो नेक्स्ट फैक्ट, छिप्रा नदी के किनारे उज्जैन शहर बसा हुआ है। जो छिप्रा नदी है वो इंदौर जिले की काकरी बरडी की पहाड़ी से निकलती है और उत्तर की ओर बहती है, तो इसको मिलता है रास्ते में उज्जैन। तो छिप्रा नदी के तट पे उज्जैन शहर बसा हुआ है। और महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो महाकाल का मंदिर है, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, वो भी उज्जैन में छिप्रा नदी के तट पे है। तो छिप्रा नदी के किनारे उज्जैन में प्रतिवर्ष 12 वर्ष के पश्चात, याद रखना कितने के पश्चात, 12 वर्ष के पश्चात महाकुंभ का आयोजन होता है। कुंभ का मेला, महाकुंभ कहते हैं उसको। कुंभ के मेले को सिंहस्थ के मेले के रूप में भी जाना जाता है, जो सरकारी भाषा में उसे सिंहस्थ का मेला कहते हैं। तो कुंभ के मेले को सिंहस्थ का मेले के रूप में जाना जाता है। तो उज्जैन में छिप्रा नदी के तट पे 12 साल के अंतराल में सिंहस्थ का मेले का आयोजन होता है। और आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, भारत में 4 जगह ऐसी जहाँ पे कुंभ का मेले का आयोजन होता है। एक तो होता है प्रयाग में, जो इलाहाबाद है, प्रयाग में गंगा नदी के किनारे। तो भारत में 4 जगह होता है कुंभ के मेले का आयोजन। एक तो उज्जैन में होता है छिप्रा नदी के तट पर, एक होता है प्रयाग इलाहाबाद में गंगा नदी के तट पर, हरिद्वार में होता है एक गंगा नदी के तट पर, और एक नासिक में होता है, नासिक में गोदावरी नदी के तट पर। तो ये 4 ही जगह ऐसी हैं जहां कुंभ के मेले का आयोजन होता है। तो ये चारों जगहों पे याद रखना है। वाराणसी में नहीं होता है ना, जो बनारस वाराणसी है वहाँ नहीं होता, वाराणसी में नहीं होता। नेक्स्ट फैक्ट डिस्कस करेंगे। नर्मदा नदी जो है 3 राज्य से होकर बहती है। देखिए फ्रेंड्स, नर्मदा नदी जो है ये मध्य प्रदेश से निकलती है अमरकंटक से, उसके बाद महाराष्ट्र जाती है, फिर गुजरात जाती है। तो 3 राज्य से होते हुए गुजरात में भारूच नामक स्थान पर खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिर जाती है। समझ में आया?
उसके बाद देखिए नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, तो अमरकंटक के पुष्पराजगढ़ तहसील, अनूपपुर जिले की पुष्पराजगढ़ तहसील अमरकंटक से निकलती है। मध्य प्रदेश का सबसे लंबा नदी पुल, नदी में एक पुल बनाया गया, मध्य प्रदेश का सबसे लंबा नदी पुल है तवा नदी पुल, जो 1322 मीटर लंबा है, बहुत लंबा है फ्रेंड्स, ये होशंगाबाद जिले में। तो मध्य प्रदेश का सबसे लंबा नदी पुल है तवा नदी पुल। क्या हुआ था, तवा जो है ये नर्मदा की सहायक नदी है, तवा जो है नर्मदा की सहायक नदी है। तवा नदी जो है, तो तवा नदी समझ में आया, तवा नदी जो होती है, तवा नदी इसका उद्गम महादेव श्रेणी के अंतर्गत कालीभीत की पहाड़ी से हुआ है और यह नर्मदा में बाएं तट पर मिलती है। बाएं तट पर कहाँ मिलती है, बद्रामान नामक एक तीर्थ है, एक स्थान है, वहाँ पे नर्मदा नदी से बाएं तट से वो मिलती है। तो वही तवा नदी पे एक पुल बनाया गया जिसका नाम है तवा नदी पुल। ये मध्य प्रदेश का सबसे लंबा पुल है, बहुत लंबा है, 1322 मीटर है, तो याद रख सकते हैं। बात करेंगे नेक्स्ट, देखो वर्धा नदी की बात करते हैं। वर्धा नदी भी मुल्ताई तहसील से निकलती है बैतूल के, और वैनगंगा नदी सिवनी के पठार से निकलती है। ये दोनों ही नदी दक्षिण की ओर बहने वाली नदी है। इनका संगम स्थल प्राणहिता के नाम से जाना जाता है। इनका संगम स्थल वैनगंगा नदी जो है आगे जाके वर्धा नदी में मिल जाती है। जब वर्धा नदी में ये नदी मिलती है तो इसका नाम प्राणहिता हो जाता है और संगम स्थल को प्राणहिता कहते हैं। फिर ये नदी आगे जाके प्राणहिता नदी या वर्धा नदी आगे जाके गोदावरी नदी में मिल जाती है। समझ में आ गया, दोनों दक्षिण की ओर बहने वाली नदी है। बालाघाट शहर, बालाघाट जिला वैनगंगा नदी के तट पे बसा हुआ है। वैनगंगा नदी दोनों दक्षिण की ओर बहती है। आप इन दोनों के बारे में अच्छे से पढ़ना, पेपर में इनसे क्वेश्चन बनते हैं। दक्षिण की ओर कौन बहती है, क्या बहती है। मध्य प्रदेश में प्रभावित होने वाली नदियों की प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं। कभी क्वेश्चन आ सकता है कैसी नदियाँ हैं मध्य प्रदेश में, कैसी बहती नदियाँ, तो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं। मध्य प्रदेश में प्रभावित होने वाली नदियाँ कैसी नदियाँ हैं, प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं। मध्य प्रदेश के अंतर्गत अमरकंटक, मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो अमरकंटक है उसके 3 किलोमीटर के अंतर में, 3 किलोमीटर के अंदर 3 नदियों का उद्गम स्थल है। अमरकंटक जो जगह है वहाँ से ले लो, अब 3 किलोमीटर के अंतर्गत 3 नदियों का उद्गम है। देखो इस तरफ में एक नदियों का उद्गम है जिसका नाम है नर्मदा, तो इस तरफ में एक, उस तरफ में एक नदी, अमरकंटक के उस तरफ से एक नदी जिसका नाम है सोन, अमरकंटक के उत्तर में एक नदी जिससे जोहिला। तो अमरकंटक जो है वहाँ से 3 नदियों का उद्गम है। तो अमरकंटक ऐसा स्थान है जहाँ से 3 नदियों का उद्गम स्थल है। तो तीनों नदी के नाम याद रखना है और अमरकंटक का नाम याद रखना है, ये पूछा जाता है, जोहिला वोहिला सब। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात चचई जलप्रपात है, 130 मीटर ऊंचा, ये बीहड़ नदी पर है। बीहड़ नाम की एक नदी भी है, तो कंफ्यूज नहीं होना, बीहड़ नदी पर है चचई जलप्रपात। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है ये। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात चचई जलप्रपात है, बीहड़ नदी पर 130 मीटर ऊंचा है, रीवा में है। नेक्स्ट फैक्ट है, महाभारत में कहा गया है कि ताप्ती नदी जो है इसे भगवान सूर्य की पुत्री यानी सूर्य की पुत्री कहा जाता है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ताप्ती नदी समझ में आया, इसे भगवान सूर्य की पुत्री, गलत नहीं होना है, सूर्य की पुत्री कहा जाता है ताप्ती नदी को, और भगवान शिव की पुत्री कहा जाता है नर्मदा नदी को। तो कोई दिक्कत नहीं है। मध्य प्रदेश की प्रथम विद्युत परियोजना गांधी सागर बांध चंबल नदी पर मंदसौर में बनाई गई थी। तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, मध्य प्रदेश की प्रथम विद्युत परियोजना कौन सी है, तो गांधी सागर बांध, गांधी सागर परियोजना थी जो चंबल नदी पे मंदसौर में बनाई गई है। वो मध्य प्रदेश की पहली विद्युत परियोजना थी। क्षिप्रा नदी को मालवा की गंगा कहते हैं, इसको याद रखें, और मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा नदी को कहते हैं। नर्मदा क्षिप्रा का संगम, ये वाला फैक्ट गलत छपा है यहाँ पे, इसको नर्मदा क्षिप्रा का संगम उज्जैन इंदौर में हुआ है, ये नर्मदा क्षिप्रा का नहीं, ये वाला फैक्ट ही गलत है, इसको मत पढ़ें आप। देखते हैं अगला क्वेश्चन, चंबल बेतवा सोन एवं केन उत्तर दिशा में बहती है। तो उत्तर दिशा में कौन सी नदी बहती है ये आपको याद रखना है। चंबल नदी इंदौर के जानापाव की पहाड़ी से निकलती है, उत्तर की ओर बहती है। बेतवा नदी निकलती है तो बेतवा नदी भी उत्तर की ओर बहती है, याद रखना है। बेतवा नदी जो है उत्तर की ओर बहती है, गड़बड़ नहीं करना है।
बेतवा नदी उत्तर की ओर बहती है। जो नदी उत्तर की ओर बहती है सब याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन बना लिए जाते हैं, बन जाते हैं, तो सब याद रखना है आपको। तो बेतवा नदी रायसेन जिले के कुमरा गांव से निकलती है और उत्तर की ओर बहती है। बेतवा के बाद है सोन नदी, तो सोन नदी अमरकंटक से निकलती है और ये भी ऐसी उत्तर की ओर बहती है, तो ये उत्तर ही है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो पहले ऐसी बहती है तो उत्तर ही समझ लो आप। केन नदी भी उत्तर दिशा में बहती है, प्रवाहित होती है। वैनगंगा, पेंच और वर्धा नदी दक्षिण दिशा में बहती है। दक्षिण की ओर बहने वाली नदी है वैनगंगा, पेंच, वर्धा, है ना। वैनगंगा नदी जो है सिवनी के पठार से निकलती है, सिवनी जिले में। पेंच नदी निकलती है, पेंच 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 कहाँ से निकलती है याद नहीं आ रहा है, छिंदवाड़ा में बहती है पेंच नदी। तो छिंदवाड़ा के पास से कहाँ से निकलती है, पेंच पेंच पेंच, छिंदवाड़ा के सतपुड़ा पर्वतमाला से निकलती है, दक्षिण की ओर बहती है, कान्हा नदी में मिल जाती है पेंच नदी। वर्धा नदी इंपॉर्टेंट है, वर्धा नदी मुल्ताई से निकलती है, बैतूल जिले के मुल्ताई से दक्षिण की ओर बहती है, तो 3 नदी दक्षिण की ओर बहती है। नर्मदा और ताप्ती नदी पश्चिम दिशा में बहने वाली नदी है, तो ये पश्चिम की ओर बहती है, पूरब से पश्चिम की ओर बहती है, पश्चिम दिशा में बहती है नर्मदा और ताप्ती नदी। माही नदी भी बहती है, याद रखना है, पश्चिम की ओर। नर्मदा नदी अमरकंटक से उद्गमित होती है, अमरकंटक से निकलती है नर्मदा नदी, याद रखें। इसकी कुल लंबाई 13-12 किलोमीटर है, नर्मदा नदी कुल लंबाई 13-12 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में 10-77 किलोमीटर बहती है ये नदी, तो जैसा पूछा जाएगा वैसा जवाब देना है। टोटल पूछा 13-12, मध्य प्रदेश में 10-77। नेक्स्ट फैक्ट, मध्य प्रदेश से निकलने वाली अधिकांश नदियां दूसरे राज्यों में जाके किसी बड़ी नदी में मिल जाती है, इसलिए मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहते हैं। तो क्यों कहते हैं बताया है यहाँ पे। छोटी काली सिंध नदी, काली सिंध नदी देवास से निकलती है, देवास से। यह नदी आगे जाकर चंबल नदी में मिल जाती है, तो काली सिंध नदी जो है बागली तहसील से निकलती है देवास की, और आगे जाकर चंबल नदी में मिल जाती है। तो काली सिंध किसकी सहायक नदी है, चंबल की है, याद रखें। परवान नदी, इसका उद्गम मालवा के पठार से होता है, तो एक नदी है जिसका नाम है परवान नदी। तो परवान नदी जो है यह सीहोर जिले से, परवान नदी का उद्गम मालवा के पठार से हुआ, इतना याद रखें। एक नेवज नदी है, नेवज नदी सीहोर जिले की आष्टा तहसील से हुआ है। इसका उद्गम नेवज नदी का सीहोर जिले में बहती है, सीहोर जिले की आष्टा तहसील से हुआ है। कूनो नदी के बारे में आप जानते हैं, कूनो नदी गुना के समीप से निकलती है और चंबल में जाके मिल जाती है कूनो नदी, तो इसको भी याद रखें। बेसली नदी को बैतूल के नाम से भी जाना जाता है, सॉरी बेसली नदी को बैसूल के नाम से भी जाना जाता है। यह चंबल क्षेत्र में प्रभावित होती है, ये याद रखें। कैथन नदी का उद्गम विदिशा जिले में हुआ है, विदिशा जिले की सिरोंज तहसील से हुआ है, के पास की पहाड़ियों से हुआ है, तो कैथन नदी भी बहती है विदिशा में। तो क्योथन और कैथन वही है, विदिशा जिले में से निकलती है, विदिशा जिले में बहती है। महुअर नदी यह सिंध की सहायक नदी है, याद रखें। महुअर नदी यह सिंध की सहायक नदी है। इसका उद्गम शिवपुरी के पास से हुआ है और पुराणों में इसे मधुमती के नाम से पुकारा जाता है। तो मधुमती या मधुवेणी इसे ही कहा गया है, तो याद रखें। समझ में आया। अब बात करते हैं अगला, घसान नदी रायसेन से निकलती है, ये बेतवा नदी की सहायक नदी है, घसान नदी याद रखें। कुंवारी नदी ये चंबल क्षेत्र में की महत्वपूर्ण नदी है। इसका उद्गम शिवपुरी जिले से देवगढ़ से हुआ है, और जो कुंवारी नदी है ये चंबल की सहायक नदी, याद रखें। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कुंवारी किसकी, शिवपुरी के पठार से निकलती है और चंबल में मिल जाती है। शिवपुरी के पठार से निकलकर उत्तर की ओर बहते हुए चंबल में मिल जाती है ना। कुंवारी नदी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बेवस नदी रायसेन जिले की रियारमऊ पहाड़ी से निकलती है। रायसेन जिले की रियारमऊ पहाड़ी से निकलती है बेवस नदी, तो याद रखें, इसको पूछा जाता है। टेम्स नदी का उद्गम सतना जिले के पास कैमूर की पहाड़ी से हुआ है, और ये किस में जाके मिलती है, गंगा नदी में जाके मिलती है। टोम्स नदी, टेम्स बोल दिया मैंने, टोम्स नदी। बीहड़ नदी विंध्याचल क्षेत्र के सतना जिले से
खरम खेड़ा की पहाड़ी से उद्गमित होती है बीहड़ नदी, इंपॉर्टेंट है। और इस नदी पर ही मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात चचई जलप्रपात 130 मीटर ऊंचा है, बीहड़ नदी पर, रीवा में। उसके बाद देखिए कटनी नदी भी है, एक कटनी जिला भी है, कटनी नदी भी है। तो कटनी नदी जो है जबलपुर के सिहोरा के पास भीतरीगढ़ पर्वत से निकलती है, भीतरीगढ़ पर्वत से निकलती है ये नदी, कटनी नदी। आगे बात करते हैं केरवा। केरवा नदी भोपाल के समीप, भोपाल के समवर्ती नदी है, भोपाल के समीप की नदी है, जिस पर केवरा बांध निर्मित है। भोपाल में केवरा गलत बोल रहा हूं, केरवा बांध ये डायरेक्ट आता है, कहां पर है, ये भोपाल में है, याद रखें। केरवा बांध, वहां पे नदी है एक केरवा नदी। उसके बाद देखिए कोलार नदी सीहोर जिले के बिलकी संगच के समीप विंध्याचल की पहाड़ी से उद्गमित होती है। कोलार नदी कहां पर बहती है, सीहोर जिले में बहती है, याद रखना है। कोलार परियोजना भी है वहां पे, तो कोलार नदी पूछा जाएगा, सीहोर जिला। मध्य प्रदेश की 4 सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है नर्मदा। नर्मदा के बाद दूसरे नंबर में है चंबल, तीसरे में है सोन और चौथे में ताप्ती। तो ये 4 नदियां हैं मध्य प्रदेश की। क्रम याद रखें, क्रम पूछा जा सकता है। बात करेंगे मध्य प्रदेश की वे नदियां जो गंगा नदी में डायरेक्ट जाके मिल जाती है। तो सोन नदी निकलती है अमरकंटक से, तो सोन नदी समझ में आया। सोन नदी जो है अमरकंटक से निकलती है, एकमात्र ऐसी नदी है, यानी ऐसी नदी है जो गंगा नदी में मिलती है, पूर्व की ओर बहती है। पटना बिहार में गंगा नदी से मिल जाती है। पटना में किसके पास, पटना के पास क्या तो है दानापुर, बिहार में पटना के पास दानापुर में गंगा नदी से मिल जाती है। इसे स्वर्ण नदी भी कहा जाता है, समझ में आया। अब बात करेंगे हम टोम्स नदी की। तो ये भी गंगा नदी में जाके मिलती है, याद रखना है। टोम्स नदी जो है ये भी गंगा नदी में जाके मिलती है। सतना जिले से निकलती, कैमूर की पहाड़ी से, तमाशा कुंड जलाशय से निकलती है, उत्तर पूर्व की ओर बहती हुई सतना नदी में मिल जाती है। फिर सतना नदी आगे जाके गंगा नदी में मिल जाती है, गंगा नदी में मिल जाती है। मेजा तहसील में सिरसा नामक स्थान पर गंगा नदी से मिल जाती है। समझ में आ गया फ्रेंड्स। अब हम बात करेंगे यमुना की सहायक नदी। तो यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है चंबल, फिर बेतवा भी जाके यमुना में मिलती है और केन नदी भी जाके यमुना में मिलती है। तो ये पूछा जाते रहता है, याद रखना है। यमुना को जमुना के नाम से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियां हम डिस्कस करेंगे बारी बारी से, एक एक करके। बने रहें वीडियो में। देखो अब मध्य प्रदेश की हम प्रमुख नदियां डिस्कस करेंगे। इसके पहले भी हमने एक लेक्चर डाल चुके हैं, अब इस लेक्चर में भी हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए नर्मदा नदी के बारे में तो आप जानते हैं, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी और सबसे लंबी नदी है नर्मदा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी बताइए, तो नर्मदा है। या सबसे लंबी नदी पूछा तो नर्मदा है, कोई दिक्कत नहीं है। यह पश्चिमी भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। तो पश्चिम दिशा में बहती है, पश्चिमी भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी नर्मदा, याद रखना है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं और गुजरात की भी जीवन रेखा इसे कहते हैं। भारत की 5वीं बड़ी नदी है फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, लेकिन भारत में इसका क्रम देखा जाए तो 5वीं सबसे बड़ी नदी है नर्मदा। उद्गम स्थल तो अनूपपुर जिले के अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक अनूपपुर जिले की पुष्पराजगढ़ तहसील के अंतर्गत आता है, अमरकंटक से निकलती है। और इसे मैकाल सूता भी कहा जाता है, इसे मैकल सूता, इसका एक और नाम है मैकल सूता भी कहा जाता है। इसका नाम क्या है, मैकल सूता भी कहा जाता है। इसका अन्य नाम है रेवा, इसका प्राचीन नाम रेवा मिलता है। नर्मदा नदी का प्राचीन नाम क्या है, डायरेक्ट पूछा जाएगा, रेवा है। मध्य प्रदेश तथा गुजरात की जीवन रेखा है ये। नर्मदा नदी के अन्य नाम देखा जाए तो रेवा है, मैकल सूता है, संकरी भी बोलते हैं इनको, इनका एक और नाम है संकरी। सोमोदेवी भी नाम है। नमोदोस, ये नमोदोस किसने कहा, ये ग्रीक साइंटिस्ट टालमी ने नर्मदा नदी को नमोदोस कहा था। और संकरी मैंने बता दिया, संकरी। और नर्मदा नदी को भगवान शिव की पुत्री, पौराणिक कथाओं के अनुसार नर्मदा नदी को भगवान शंकर, भगवान शिव की पुत्री भी कहा जाता है। आगे चलते हैं अब।
अवसान, अवसान देखते हैं गुजरात के भारूच के निकट खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिर जाती है। देखो सबसे पहले मध्य प्रदेश से निकलती है, फिर महाराष्ट्र जाती है, महाराष्ट्र के बाद फिर गुजरात जाती है, और गुजरात के भारूच है, ये भारूच, भारूच नामक स्थान में खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिर जाती है। डेल्टा नहीं बनाती, एस्चुरी बनाती है, याद रखना है। इसकी कुल लंबाई 13-12 किलोमीटर है, जिसमें से मध्य प्रदेश में 10-77 किलोमीटर बहती है। दोनों याद रखना है, दोनों में से कोई पूछा जा सकता है। यह 3 राज्य मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से होती हुई बहती है, कोई दिक्कत नहीं है। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के 13 जिलों से होकर बहती है। तो देखो आप जब मैप देखेंगे तो 13 जिला, 14 जिला, 15 जिला मिलेगा, तो 13 जिले या 15 जिले से होकर बहती है। तो ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आते कौन से जिले से बहती है, फिर भी आपको याद रखना है। अमरकंटक से निकलती है, फिर अनूपपुर जिले के बाद डिंडोरी, फिर मंडला जाती है, मंडला इसके तट पे बसा हुआ है। जबलपुर जाती है, जबलपुर भी तट पे बसा है। नरसिंहपुर भी तट पे बसा है। होशंगाबाद, हरदा से भी जाती है, देवास से भी जाती है। खंडवा, खरगोन जाती है, फिर बड़वानी, धार, अलीराजपुर होते हुए फिर महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद गुजरात में प्रवेश करती है। इसकी कुल 41 सहायक नदियां हैं फ्रेंड्स, इसकी कुल 41 सहायक नदियां, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। इसकी कुल 41 सहायक नदियां हैं। तो 41 सहायक नदी हैं नर्मदा नदी की, नर्मदा नदी की 41 सहायक नदियां हैं। लेकिन इसमें कौन कौन सी नदी और देखो, बाएं तट से इधर साइड बायां तट हो गया और इधर साइड दायां तट। तो बाएं तट से बंजर नदी, शेर नदी, शक्कर नदी, दूधी नदी, तवा नदी, सुक्ता नदी, वेदा नदी, कुंदी नदी, गोई नदी, देवना नदी, छोटी तवा, बरनार और गंजल। छोटी तवा, बरनार और गंजल, ये सब बाएं तट से मिलती है। अब दाएं तट की बात करते हैं। हिरण नदी, तंदोनी नदी, बारना नदी, मान नदी, हाथिनी नदी, कानर नदी, ऊटी नदी, चंद्रकेसर नदी और जामनेर नदी। तो ये सब इसमें नर्मदा नदी में आके मिलती हैं। इसकी कुल 41 सहायक नदियां हैं। और जो यहाँ पे मैंने नदी बताया, ये सब थोड़ी सी प्रमुख नदियां, बड़ी नदियां हैं। नर्मदा नदी द्वारा निर्मित जलप्रपात देख लेते हैं। तो देखिए मध्य प्रदेश में जब अमरकंटक से ये निकलती है, अमरकंटक से निकलती है, तो निकलने के बाद 8 किलोमीटर दूर, 8 किलोमीटर जाती है, वहां पे सबसे पहले ये दूध धारा जलप्रपात बनाती है। तो अमरकंटक में ही है, अनूपपुर में ही दूध धारा जलप्रपात। दूध धारा को सफेद धारा जलप्रपात भी कह सकते हैं, सफेद धारा जलप्रपात। 8 किलोमीटर दूर सफेद धारा या दूध धारा जलप्रपात। उसके तुरंत बाद 10 किलोमीटर में बनाती है ये कपिल धारा जलप्रपात, ये भी अनूपपुर में है। तो दूध धारा जलप्रपात और कपिल धारा जलप्रपात दोनों अनूपपुर जिले में है, अमरकंटक उद्गम स्थल के बाद। उसके बाद ये आती जबलपुर में, और जबलपुर में धुआंधार जलप्रपात बनाती है। धुआं क्या है, नर्मदा नदी का पानी संगमरमर की चट्टानों में गिरता है तो धुएं टाइप का दिखाई देता है, पूरा धुआं निकलते हुए दिखाई देता है, सफेद टाइप का। तो इसे धुआंधार जलप्रपात कहा जाता है। ये भेड़ाघाट में, भेड़ाघाट संगमरमर की नगरी बोलते हैं भेड़ाघाट को, तो ये जबलपुर में। तो यहाँ पे धुआंधार जलप्रपात बनाती है, याद रखना है, भेड़ाघाट में। सहस्त्रधारा जलप्रपात बनाती है, सहस्त्रधारा जलप्रपात, ये खरगोन में। इसके पहले भी खंडवा में इंदिरा सागर जलप्रपात और ओमकालेश्वर जलप्रपात खंडवा में बनाती है। इंदिरा सागर और ओमकालेश्वर जलप्रपात। महेश्वर जलप्रपात और सहस्त्रधारा जलप्रपात, ये दोनों खरगोन में बनाती है, खरगोन में। इसके बाद एक दर्दी नाम का जलप्रपात है, दर्दी जलप्रपात, और एक मनधार जलप्रपात। ये दोनों जलप्रपात भी है खरगोन में। ये दोनों जलप्रपात भी नर्मदा नदी के हैं, याद रखना है। समझ में आ गया फ्रेंड्स। नर्मदा नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती, बल्कि यह एस्चुरी का निर्माण करती है। डेल्टा का निर्माण जो पश्चिम दिशा में बहने वाली नदियाँ गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, यानी यमुना नहीं, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, ये सब नदियाँ डेल्टा बनाती है। लेकिन पश्चिम दिशा में जो नदी बहती है, नर्मदा और ताप्ती, ये दोनों नदी डेल्टा नहीं बनाती, ये याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। ये एस्चुरी का निर्माण करती है। नर्मदा नदी 2 पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य से बीच बहती है। तो 2 पर्वत श्रृंखला कौन से? तो एक विंध्याचल पर्वत श्रृंखला और सतपुड़ा पर्वत के बीच से बहती है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। देखो यहाँ से निकली नर्मदा नदी, अब यहाँ पे विंध्याचल पर्वत है और यहाँ पे सतपुड़ा पर्वत है, तो ये बीच से बह रही है ना, तो दोनों पर्वत के बीच से बहती है, इसलिए इसको रिफ्ट घाटी से भी बहती करके बोला जाता है, भ्रंश घाटी या रिफ्ट घाटी से भी बहती है। तो नर्मदा नदी विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के बीच से बहती है। ये कभी क्वेश्चन उल्टा पूछा जा सकता है कि किन 2 पर्वत श्रृंखलाओं को अलग करती है, तो विंध्याचल उत्तर में है और दक्षिण में है सतपुड़ा, तो ये दोनों पर्वत श्रृंखलाओं को अलग करती है नर्मदा नदी, ये डायरेक्ट याद रखना है।
नर्मदा नदी के किनारे स्थित तीर्थ देख लेते हैं कौन सा है। तो ओमकालेश्वर ज्योतिर्लिंग नर्मदा नदी के किनारे है, खंडवा में। ओमकालेश्वर ज्योतिर्लिंग आपने पढ़ा होगा कि मध्य प्रदेश में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग है पूरे भारत में, मध्य प्रदेश में 2 है। एक महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जो उज्जैन में है क्षिप्रा नदी के तट पर, और एक है ओमकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जो खंडवा में है नर्मदा नदी के तट पर। तो खंडवा में है ये। महेश्वर नाम का एक तीर्थ मिलेगा आपको, एक महेश्वर नाम का तीर्थ, ये खरगोन में है, ये भी नर्मदा नदी के तट पे है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट तीर्थ मिल जाते हैं इनको, नर्मदा नदी को। नर्मदा नदी पर स्थित परियोजना देख लेते हैं। तो नर्मदा घाटी परियोजना एक मिल जाएगी आपको, नर्मदा घाटी परियोजना। इसके ये बहुत बड़ी परियोजना थी, इसके अंतर्गत कई सारे बांधों का निर्माण किया गया है। तो इंदिरा सागर बांध मिलेगा, ओमकालेश्वर बांध खंडवा में मिलेगा, इंदिरा सागर बांध खंडवा में, महेश्वर बांध खरगोन में, सरदार सरोवर बांध ये गुजरात में मिलेगा आपको। ये सब नर्मदा नदी पे है, याद रखना है। ये किस दिशा में बहती है? तो पश्चिम दिशा में बहती नर्मदा नदी, इतना याद रखें यहाँ से। तो नर्मदा नदी से सब बता दिया मैंने। नर्मदा नदी से और क्या इंपॉर्टेंट बन सकता है? नाम याद रखना है, क्या बोलते हैं, जलप्रपात याद रखना है, और परियोजनाएं याद रखना है, कौन से बांध बने हुए हैं और कौन से जिले से होकर बहती है और कौन से इसके तट पे बसे हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो समझ में आया फ्रेंड्स? आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हम चंबल नदी की। चंबल बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। नर्मदा नदी के बाद मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी नदी चंबल है, याद रखें। इसका उद्गम इंदौर जिले के इंदौर में महू है। महू में एक पहाड़ी का नाम है जिसका नाम है जाना पाव की पहाड़ी से हुआ है। जाना पाव की पहाड़ी से चंबल नदी का उद्गम हुआ है। वांचू पॉइंट जगह का नाम है, वांचू पॉइंट। तो वांचू पॉइंट जाना पाव की पहाड़ी से हुआ है। तो चा से चंबल और चा से ऐसा नहीं बनेगा। तो चंबल नदी का उद्गम जाना पाव की पहाड़ी, ये पहाड़ी का नाम याद रखें, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। महू स्थित इंदौर स्थित जाना पाव की पहाड़ी से निकलती चंबल नदी। महू में परशुराम तथा अंबेडकर जी की जन्मस्थली माना जाता है। तो जो महू है, जो इंदौर के महू है, वहाँ पे एक भगवान परशुराम का और अंबेडकर जी की जन्मस्थली माना जाता है। तो आप जानते होंगे अंबेडकर जी की जन्मस्थली महू है इंदौर, और परशुराम की भी माना जाता है। अवसान यहाँ यूपी के इटावा के पास, देखो ये निकलती है अपने यहाँ से, उसके बाद उत्तर की ओर बहती है। उत्तर की ओर बहने के पहले ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा भी बनाती है। राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा बनाती है। सीमा बनाने के बाद ये आगे जाती है। आगे जाने के बाद ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, और उत्तर प्रदेश में इटावा एक जिला है, ये जगह है। इटावा के पास यमुना नदी में मिल जाती है चंबल नदी। इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो 965 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। टोटल उद्गम स्थल से लेकर यमुना में मिलते तक की इसकी टोटल लंबाई है 965 किलोमीटर। यह 3 राज्य से होकर बहती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। तो ये याद रखना है, 3 राज्य से होकर बहती है। मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा भी बनाती है ये, तो दोनों सीमा में बहती है। श्योपुर, भिंड, मुरैना वाले एरिया में सीमा बनाती हुई जाती है ये। सहायक नदी कौन सी है इसकी? तो काली सिंध है, क्षिप्रा है, पार्वतीय सिंध है, बनास। ये 4-5 नदियां हैं जो इनकी सहायक नदियां है। तो डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। काली सिंध याद रखना है, निकली है और चंबल में मिली है। क्षिप्रा नदी भी निकली है, ये चंबल में जाके मिली है। पार्वती भी, सिंध और बनास ये सब। चंबल नदी पे एक जलप्रपात है इंपॉर्टेंट वाला, जिसका नाम है चूलिया जलप्रपात। चूलिया जलप्रपात कोटा में है ये चंबल नदी पे है, इस पर कंफ्यूज नहीं करना है। चंबल नदी पर चूलिया जलप्रपात है। चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर चूलिया जलप्रपात कोटा में है, इंपॉर्टेंट है। इसका प्राचीन नाम क्या था? इस नदी का प्राचीन नाम था चर्मावती या धर्मावती, है ना, ये याद रखना है। चर्मावती ये पूछा जाता है, चर्मावती या धर्मावती चंबल नदी का प्राचीन नाम था। बारामासी नदी के नाम से भी जाना जाता है, इसे 12 महीने बहती है। मध्य प्रदेश और राजस्थान को विभाजित करती है, अलग करती है। और सहायक नदी है, बता दिया मैंने। 3 बांध प्रमुख है इस पे, गांधी सागर बांध मंदसौर में, और राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ में, जवाहर सागर बांध कोटा में। 3 बांध इंपॉर्टेंट है, और चूलिया जलप्रपात है इसमें जो कोटा में है। इसके अलावा और 1-2 जलप्रपात है इसमें जो आपको याद रखना है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर है। पाताल पानी जलप्रपात ये इंदौर में है, ये भी चंबल नदी पे है। इसके बाद झाड़ी दाह जलप्रपात ये भी इंदौर में है ना, ये भी चंबल नदी पे है। तो चूलिया, पाताल पानी और झाड़ी दाह ये 3 है। ये किस दिशा में बहती है? तो उत्तर दिशा में बहने वाली नदी है। तो बाकी इससे सब समझ में आ गया आपको।
चंबल नदी से डेफिनेटली क्वेश्चन बनता ही बनता है। चंबल नदी परियोजना है, मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। चंबल नदी के जल द्वारा जो अपर्दन होता है उसे अवनालिका अपर्दन कहते हैं, अवनालिका अपर्दन कहते हैं, ये याद रखना है। इसको इंग्लिश में गली इरोजन कहते हैं, गली इरोजन। चंबल नदी के द्वारा जो मध्य भारत के पठार में मृदा अपर्दन होता है वो अवनालिका अपर्दन कहलाता है। अवनालिका अपर्दन क्या है, इसकी डेफिनेशन वर्षा के जल से तेज बहाव के सतही मृदा, जो सतह में जो मृदा होती है वो अपर्दन के धाराओं के रूप में, जब पानी गिरता है धाराओं में बहती हुई धाराओं के रूप में बह जाती है और नदियों में मिल जाती है, तो उसको कहा गया है मृदा अवनालिका। तो चंबल नदी समझ में आया, आपको पूछा जाएगा तो अवनालिका अपर्दन, गली इरोजन। उसके बाद बीहड़ की समस्या भी सर्वाधिक इसी नदी पे है। बीहड़ जो बीहड़ होता है, नदियों द्वारा बड़े बड़े खड्डे या भाग बन जाते हैं, तो वो बीहड़ों की समस्या। डाकू लोग रहते थे पहले यहाँ पे, तो डाकुओं का गढ़ चंबल नदी था पहले, डाकुओं का गढ़। बीहड़ों की समस्या चंबल नदी पे है, याद रखना है। यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी चंबल नदी है, और चंबल नदी जो है ये रेवेनिस जिसे खड़ भूमि कहते हैं, खड़ भूमि का भी निर्माण करती है, याद रखना है। चंबल नदी खड़ भूमि, ये नतिलंब घाटी से होकर बैठती है, नतिलंब घाटी जिसको स्ट्राइक वैली कहते हैं। तो चंबल नदी जो है खड़ भूमि स्ट्राइक वैली घाटी से बहती है, घाटी की गहराई है 300 मीटर, ये याद रखना है। और चंबल नदी पर स्थित प्रमुख शहर है रतलाम, श्योपुर, महू, मुरैना, ये सब चंबल नदी के स्थित है। उत्तर की ओर बहती है, और ये याद रखें, बस इतना याद रखें। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जब मैंने आपको बताया था नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से बहती है, और याली नदी जो है ये स्ट्राइक वैली से बहती है, नतिलंब घाटी से, तो ये आपको याद रखना है चंबल नदी के बारे में। अब बात करेंगे हम सोन नदी की। सोन बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, मध्य प्रदेश की गंगा नदी में जाके मिलती है। सोन नदी को देखते हैं, सोन से क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा ही बनेगा। तो सोन देखिए, इसका उद्गम भी कहाँ से हुआ है, अनूपपुर जिले की अमरकंटक की पहाड़ी से हुआ है। सोन नदी का उद्गम अनूपपुर जिले की अमरकंटक की पहाड़ी, अमरकंटक से 3 नदी निकली है, तो अमरकंटक की पहाड़ी से हुआ है इसका उद्गम। तो इसका उद्गम अनूपपुर जिले की अमरकंटक की पहाड़ी से हुआ। यह ऐसी नदी है जो गंगा नदी में मिल जाती है। यह पूर्व की ओर बहती है। पटना, बिहार में पटना के पास दानापुर नामक स्थान पर गंगा नदी से मिल जाती है। इसकी सहायक नदी कौन सी? जोहिला इसकी सहायक नदी है, बनास इसकी सहायक नदी है, गोपद इसकी सहायक नदी है, और रिहंद इसकी सहायक नदी है, जो इंपॉर्टेंट नदियां हैं। ये देखो, ये पटना के पास गंगा नदी मिल जाती है दानापुर नामक स्थान पर, उत्तर दिशा की ओर बहती है। इसकी टोटल लंबाई 780 किलोमीटर है। यह 3 राज्य से बहती है, मध्य प्रदेश से निकली, उत्तर प्रदेश गई, फिर बिहार गई, और बिहार में गंगा नदी से मिल गई। इसकी सहायक नदी है जोहिला, मैंने बताया जोहिला सहायक नदी है, बनास सहायक नदी है, गोपद है, रिहंद है, ये सब इसकी सहायक नदी है। इसमें परियोजना है बाण सागर परियोजना, जो शहडोल में है। बाण सागर परियोजना जो शहडोल में, बाण सागर परियोजना के तहत एक बांध बनाया गया शहडोल में, इसमें जिसका नाम बाण सागर रखा गया है। देवलोध नामक स्थान पर एक बांध बनाया गया है, याद रखना है इसमें, शहडोल में। तो बाण सागर परियोजना को गोविंद वल्लभ पंत परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। गोविंद वल्लभ पंत परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। बाण सागर परियोजना सोन नदी पे है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। सोन नदी को स्वर्ण नदी भी कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। सोन नदी को स्वर्ण नदी भी कहते हैं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। ये सोनमुंडा से निकलती है। अमरकंटक के कहाँ से निकलती है? सोनमुंडा नामक एक स्थान है, सोनमुंडा से निकलती है। तो सोन नदी समझ में आया। आगे चलते हैं। अब ताप्ती नदी की बात करते हैं। ताप्ती भी बहुत इंपॉर्टेंट नदी है मध्य प्रदेश की। इसका उद्गम बैतूल जिले की मुलताई की पहाड़ी से हुआ है। बैतूल जिले की मुलताई तहसील, वहाँ पे एक पहाड़ी है, मुलताई की पहाड़ी से हुआ है, और यह पश्चिम की ओर बहती हुई खंबात की खाड़ी अरब सागर में मिल जाती है, ये गिर जाती है। इसे सूर्य की पुत्री भी कहा जाता है ना। महाभारत में कई जगह, कई पुराणों में, स्कंद पुराणों में कहा गया है इसे सूर्य की पुत्री, सूर्य की पुत्री भी कहा जाता है। नर्मदा की जुड़वा बहन भी कहा जाता है ताप्ती नदी को, ये याद रखें। तो देखो, इसका उद्गम बैतूल जिले की मुलताई के निकट सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला से हुआ है। गुजरात में सूरत के निकट खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। और ये दिशा कैसी है इसकी? तो पश्चिम दिशा में बहती है, नर्मदा के समानांतर बहती है, ये पूछा जाता रहता है। यह 3 राज्य से बहती है, ये भी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से बहती है। इसकी टोटल लंबाई 724 किलोमीटर है।
सहायक नदी है पूर्णा नदी, पूर्णा नदी इसकी उपनदी है, सहायक नदी बोल सकते हैं। पूर्णा नदी आके मिलती है इसमें, बड़ी नदी है पूर्णा नदी गुजरात में, है ना। तो सूरत बंदरगाह इसके मुहाने पर बसा हुआ है, किसके मुहाने पर? ताप्ती नदी के मुहाने पे बसा हुआ है एक सूरत बंदरगाह, जो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए ये नदी भी डेल्टा नहीं बनाती, ये नदी भी डेल्टा नहीं बनाती, एस्चुरी बनाती है। मैंने बताया जो नदी पश्चिम की ओर बहती है, खासकर नर्मदा और ताप्ती, ये दो नदी ऐसी है जो डेल्टा नहीं बनाती, एस्चुरी बनाती है, एस्चुरी बनाती है। तो ताप्ती नदी समझ में आया। और क्या बन सकता है यहाँ पे? ये भी नदी याद रखना है, जो ताप्ती नदी है ये भी भ्रंश घाटी से होकर बहती है, ये भी भ्रंश घाटी से होकर बहती है, नर्मदा के समानांतर, नर्मदा जैसी बही है ये भी। तो नर्मदा रिफ्ट वैली या भ्रंश घाटी से होकर बहती है, डेल्टा नहीं बनाती, एस्चुरी बनाती है। तो ये भी नदी हो गई। आगे चलते हैं, बेतवा की बात करते हैं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट नदी है बेतवा। बेतवा का क्या है? बेतवा इसका उद्गम रायसेन जिले से हुआ है, इसे मध्य प्रदेश की गंगा कहते हैं, ये तो डायरेक्ट याद रखें। मालवा की गंगा पूछेगा, क्षिप्रा नदी को कहते हैं, मध्य प्रदेश की गंगा कहते हैं बेतवा नदी को। तो मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है प्रदूषण स्तर के कारण या सर्वाधिक प्रदूषण के कारण मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है ना। जबकि पौराणिक कथाओं में कुछ अलग बातें बताई गई है। और यहाँ पे तो बेतवा नदी, इसका उद्गम रायसेन जिले के कुमरा गांव से हुआ है। यह भोपाल, बीना, विदिशा, छतरपुर होते हुए उत्तर प्रदेश में झांसी ललितपुर जाती है। झांसी ललितपुर झांसी के निकट मैदानी भागों में प्रवेश करती है और यमुना नदी में मिल जाती है हमीरपुर के पास। तो इसका उद्गम रायसेन के कुमरा गांव से हुआ है, उत्तर दिशा में बहती है। ये भी उत्तर प्रदेश में हमीरपुर के पास यमुना नदी में मिल जाती है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बहती हुई सीमा भी बनाती है ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा भी बनाती है, याद रखना है। सहायक नदी है इसकी बीना और बनास, बीना बनास। सहायक नदी कौन सी? बीना, सॉरी बनास बोल दिया मैंने, घसान है, घसान। बीना इसकी सहायक नदी है, बीना, घसान। केन भी इसकी सहायक है। जामनी नदी इंपॉर्टेंट है, 4 नदी याद रख सकते हैं, बीना, घसान, केन, जामनी इसकी सहायक नदी है। इसके द्वारा निर्मित जलप्रपात है भालकुंड जलप्रपात, जो बीना में है, सागर में। भालकुंड जलप्रपात ये बेतवा नदी पर है, डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, भालकुंड जलप्रपात बीना। इसमें परियोजना कौन सी देखिए, तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको, राजघाट परियोजना है, ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर है। राजघाट परियोजना, इसी का नाम बाद में रानी लक्ष्मीबाई परियोजना है और लक्ष्मीबाई परियोजना कर दिया गया, तो समझ में आ गया, वही परियोजना का नाम है। एक और ललितपुर जिले में, एक और उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में एक और परियोजना जिसका नाम माता टीला परियोजना, ये ललितपुर में है। तो 3 परियोजनाएं समझ में आ गई। राजघाट का ही नाम लक्ष्मीबाई है और माता टीला ललितपुर में है, और राजघाट मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पे है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, ये सब मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। यहाँ पे केन बेतवा लिंक परियोजना भी बनाई गई थी। बेतवा नदी का पानी केन नदी में ले जाया गया था, तो केन बेतवा लिंक परियोजना भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना भी थी। तो समझ में आ गया, यहाँ से जो भी क्वेश्चन बनेंगे अब तो आप बना सकते हैं बेतवा से। बात करते हैं गंभीर नदी की, इंपॉर्टेंट नदी है गंभीर नदी इंदौर जिले के महू तहसील जानापाव की पहाड़ी से ही हुआ है। इसका उद्गम भी चंबल नदी का भी जानापाव की पहाड़ी से हुआ है और गंभीर नदी का भी जानापाव की पहाड़ी से हुआ है। जानापाव को भगवान परशुराम की जन्मस्थली माना जाता है, जो भगवान परशुराम थे उनकी जन्मस्थली माना जाता है जानापाव। उज्जैन जिले में हमीरपुर के पास क्षिप्रा नदी में मिल जाती है। जो याली नदी है, क्या नाम है इसका? गंभीर नदी क्षिप्रा की सहायक नदी है। गंभीर नदी क्षिप्रा नदी की सहायक नदी और क्षिप्रा चंबल की सहायक है, तो याद रखना है। इस नदी पर बेरछा और बदरख में 2 बांध निर्मित है। एक तो बेरछा बांध और बदरख बांध, 2 बांध निर्मित है इस नदी पर, गंभीर नदी पर। बदरखा बांध से निर्मित विशाल जलाशय यशवंत सागर झील के नाम से जाना जाता है। ये यशवंत सागर झील इंदौर में है, ये डायरेक्टली क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है। इसे पक्षी विहार भी घोषित किया गया, यशवंत सागर झील इंदौर में है। तो ये 2 समझ में आया, बेरछा और बदरख बांध गंभीर नदी पे निर्मित है। बात करेंगे अब काली सिंध नदी की। काली सिंध बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। इसका उद्गम देवास के बागली से निकलती है, देवास जिले से निकलती है। इसका उद्गम बागली गांव पहाड़ी विंध्याचल से बहती हुई राजस्थान में चंबल नदी से मिल जाती है। उत्तर की ओर बहती है, ये भी राजस्थान में चंबल नदी से मिल जाती है। ये मध्य प्रदेश और राजस्थान में बहती है। और इससे क्या क्वेश्चन, चंबल की सहायक नदी है, याद रखना है। इसकी टोटल लंबाई 150 किलोमीटर है। इसके किनारे
सोनकच्छ नामक एक तीर्थ है जो देवास जिले में है, तो इसके किनारे सोनकच्छ बसा हुआ है, तट पे है और उत्तर की ओर बहती है, राजस्थान में चंबल नदी से मिल जाती है काली सिंध नदी। अब बात करेंगे केन नदी, तो केन भी बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। यह कटनी के कैमूर की पहाड़ी से निकलकर उत्तर की ओर बहती है और बेतवा में मिल जाती है। इसका प्राचीन नाम कर्णावती था, इसका प्राचीन नाम कर्णावती था। इस पर पांडव जलप्रपात स्थित है केन नदी पे छतरपुर में। देखो केन कैमूर पर्वतमाला के बीच मुअर गांव से निकलती है ना, तो कैसा क्वेश्चन आएगा, कैमूर की पहाड़ी से निकलती है या मुअर गांव, ऐसा पूछा जा सकता है। पुराणों में इसे सुक्तामती या कर्णावती कहा जाता है, तो ये समझ में आया, पूछा जा सकता है सुक्तावती या कर्णावती कहा जाता है। उत्तर में यमुना से मिल जाती है बांधा जिले में, उत्तर में बहती है बांधा जिले में, यमुना से मिल जाती है ये। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बहती है। रान्हे जलप्रपात इसी नदी पर है, रान्हे जलप्रपात इसी नदी पे। आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, रान्हे के अलावा पांडव जलप्रपात भी इसी नदी पे, केन नदी पे। पांडव जलप्रपात छतरपुर में है, केन नदी पर। और रान्हे जलप्रपात, ये भी जलप्रपात इंपॉर्टेंट है, तो रान्हे जलप्रपात केन नदी पे है, इसको याद रखना है। केन के बाद आगे चलेंगे हम वैनगंगा नदी की। इसे वैनगंगा बोलते थे पहले, फिर नाम वैन हो गया, वैनगंगा। तो देखो इंपॉर्टेंट है, वैनगंगा या वैनगंगा, तो वैनगंगा या बैनगंगा बोल सकते हैं, है ना। तो अपभ्रंशों के चलते नाम थोड़े से परिवर्तित हो जाते हैं, तो इसे वैनगंगा या वैनगंगा बोलते हैं। वैसे वैनगंगा, वैनगंगा इसका उद्गम सिवनी जिले के परसवाड़ा के पठार से हुआ है। दक्षिण की ओर बहती है, महाराष्ट्र में जाती है और वर्धा नदी में मिल जाती है। फिर वर्धा नदी आके जाकर गोदावरी नदी में मिल जाती है। इसके संगम स्थल को प्राणहिता कहलाती है। तो देखो यहां से पढ़ लेते हैं, सिवनी के प्रतापपुरा से निकलती है, यानी सिवनी के प्रतापपुरा के परसवाड़ा के पठार से निकलती है। महाराष्ट्र में वर्धा नदी से मिल जाती है, दक्षिण की ओर बहती है, महाराष्ट्र में चंद्रपुर जिले में प्रवेश करती है और वहां जाके फिर वर्धा नदी से मिल जाती है। महाराष्ट्र में वैनगंगा तथा वर्धा नदी के संगम जब होता है, जब वैनगंगा और वर्धा नदी का जो संगम होता है उसे प्राणहिता कहते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, प्राणहिता। वैनगंगा और वर्धा नदी के संगम स्थल को प्राणहिता कहते हैं। वहां से ये प्राणहिता नदी के नाम से बहती है आगे, और आगे जाकर महाराष्ट्र में, दक्षिण में महाराष्ट्र में गोदावरी नदी में मिल जाती है। तो ये आपको याद रखना है, कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सी नदी में मिलती है, ऑप्शन गोदावरी दे देता है ना। इसकी सहायक नदी कान्हन नदी, कान्हन नदी जो छिंदवाड़ा में बहती, कान्हन नदी, तो ये कान्हन नदी इसकी सहायक नदी है, कान्हन नदी इसकी सहायक नदी है। तो ये भी कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है। कान्हन नदी के बाद है पेंच नदी, ये भी दक्षिण की ओर बहती है, कान्हन नदी भी दक्षिण की ओर बहती है। ये भी मिलती है किसमें, वैनगंगा नदी में। बावनथड़ी नदी आके मिलती है इसमें, जो बालाघाट जिले में बहती बावनथड़ी नदी। एक बावनथड़ी नाम की नदी है जो बालाघाट जिले में बहती है। यहीं पे बावनथड़ी परियोजना ही बनाई गई है बालाघाट जिले में, कटंगी तहसील तरफ। बावनथड़ी परियोजना जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है, और वहां पे बावनथड़ी परियोजना के अंतर्गत एक नाम है जिसका नाम है राजीव सागर परियोजना, राजीव सागर परियोजना। तो बालाघाट जिले में है, बावनथड़ी परियोजना का ही नाम है राजीव सागर परियोजना। राजीव सागर बांध भी है इस नदी पे, बावनथड़ी नदी जो बालाघाट में है, ये वैनगंगा में आके मिलती है ना। तो वैनगंगा की सहायक नदी है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बहती वैनगंगा नदी। तो वैनगंगा नदी समझ में आ गया। अब जो भी क्वेश्चन बनेंगे तो आप बना सकते हैं आसानी से। आप अपने पास जो बुक है, आपके पास जो बुक है, आप उसी से पढ़ सकते हैं। सिर्फ ये वीडियो देखने के बाद एक बार आप क्लियर कर सकते हैं कि तो वैनगंगा समझ में आया क्या है। वैनगंगा नदी जब सिवनी के पठार से निकलती है और सिवनी में ही एक भीमगढ़ बांध बना हुआ है, वैनगंगा नदी पे एक भीमगढ़ बांध बना हुआ है जिसे संजय सरोवर परियोजना कहते हैं। तो भीमगढ़ बांध एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी से निर्मित बांध, ये वैनगंगा नदी पे है, याद रखना है। फिर वैनगंगा नदी आगे आती बालाघाट जिले में, और बालाघाट जिले में जब प्रवेश करती है तो वहाँ पे फिर एक इसको धूटी बांध मिलता है, धूटी बांध जो बालाघाट जिले में वो बनाया गया वैनगंगा नदी पे। और धूटी बांध से ही एक नहर निकाली गई है जिसका नाम है वैनगंगा नहर, जो मध्य प्रदेश की पहली नहर थी, 1923 में बनाई गई थी। मध्य प्रदेश की पहली नहर 1923 में बनाई गई थी, वैनगंगा नहर। उसके बाद आगे जाती बालाघाट में, तो बालाघाट जिला वैनगंगा नदी के तट पे बसा हुआ है। तो ये समझ में आ गया। आगे चलते हैं, टोम्स नदी की बात करते हैं। टोम्स बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। टोम्स भी नदी ऐसी है जो गंगा नदी में जाके मिलती है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है।
तो टोम्स देखिए इसका उद्गम सतना जिले के कोमोर पहाड़ी से हुआ है। तो इसका उद्गम मैहर, जो मैहर है माता का मंदिर है, वहां पे शारदा माता का मंदिर मैहर में, वहां पे एक पहाड़ी है, वहां से हुआ है टोम्स नदी का उद्गम। टोम्स नदी का उद्गम ये उत्तर में गंगा नदी से जाके मिल जाती है, ये उत्तर में गंगा नदी से जाके मिल जाती है। इसे तमाशा नदी भी कहते हैं, इसका प्राचीन नाम तमाशा था, तमाशा नदी भी कहा जाता है। ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बहती है। तो समझ में आ गया टोम्स नदी के बारे में, इसे तमाशा नदी भी कहा जाता है। बात करेंगे सिंध नदी की। सिंध नाम इंपॉर्टेंट है। सिंध नदी विदिशा जिले की सिरोज तहसील से निकलती है। विदिशा जिले की सिरोज तहसील से निकलती है, उत्तर की ओर बहती है, और उत्तर की ओर बहते हुए उत्तर प्रदेश में अटावा है, अटावा के समीप चंबल में मिल जाती है। तो सिंध नदी भी चंबल नदी की सहायक नदी, याद रखें। ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बहती है। तो 2-3 क्वेश्चन यहां से बनते हैं। इसमें एक मोहक जलप्रपात इंपॉर्टेंट है। मोहक जलप्रपात सिंध नदी पर है। समझ में आ गया? मोहक जलप्रपात सिंध नदी पर है। आपको कई बुकों में मिलेगा लिखा हुआ कि सिंध नदी चंबल में नहीं यमुना में मिलती है। तो देखो ये जैसे यमुना नदी आई है, तो ये यहाँ पे जब ये चंबल ऐसी मिलने वाली रहती है उसके पास ही मिलती जाके, इसलिए कई बुकों में ये लिखा हुआ है कि यमुना में मिलती है कि चंबल में मिलती है। ऑप्शन जैसा भी आ सकता है। तो ये चंबल नदी में मिलती है, फिर चंबल थोड़ा सा दूर जाके यमुना में मिल जाती है। फिर तवा की बात करते हैं। आप तवा नदी इंपॉर्टेंट है, तवा के बारे में आप पढ़े हैं। तवा नदी देखिए ये पचमढ़ी से निकलती है, पचमढ़ी के महादेव पर्वत से निकलती है तवा नदी। पचमढ़ी में महादेव पर्वत से निकलती है, महादेव पर्वत से तवा नदी। ये होशंगाबाद जिले के महादेव पर्वत से अंतर्गत कालीभीत की पहाड़ी से निकलती है। महादेव पर्वत के अंतर्गत कालीभीत की पहाड़ी से निकलती है। यह होशंगाबाद के पास इटारसी में नर्मदा नदी से मिल जाती है। यह होशंगाबाद के पास इटारसी में नर्मदा नदी से मिल जाती है। नर्मदा के बाएं तट पर मिलती है। जब बाएं तट पर ये मिलती है तो वहां पे बद्रामान नामक एक जगह है, तो वहां पे मिलती है बद्रामान में नर्मदा नदी से मिल जाती है तवा नदी, है ना। तो इससे और क्या, तवा नदी होशंगाबाद के पास तवा सेतु का निर्माण करती है। तवा सेतु यानी तवा नदी पुल। तो ये मध्य प्रदेश का सबसे लंबा नदी पुल है, जिसकी लंबाई 1103 मीटर है। इससे भी ज़्यादा मिलता है कई जगह, इतना भी मिला है 1165 मीटर। बहुत लंबा पुल है। तो मध्य प्रदेश का सबसे लंबा नदी पुल की बात हो रही है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नदी पुल तवा नदी पुल है, जो तवा नदी पर है। यह उत्तर की ओर बहती है नदी भी। और तवा की सहायक नदी है 2-3 मैं आपको बता देता हूँ। तवा नदी की सहायक नदी है देवना नदी तवा नदी की सहायक नदी है। और मालिनी नदी तवा नदी की सहायक नदी है। एवं सुखतवा ये सहायक नदी है। देवना, मालिनी, सुखतवा ये सब तवा नदी की सहायक नदियाँ हैं। तो समझ में आया। इसकी लंबाई यहाँ गलत लिखा हुआ है, ये पुल की लंबाई लिखी हुई है। ये पुल की लंबाई लिखी है 22 मीटर। तो कई जगह अलग मिलता है, कई जगह अलग मिलता है। पुल की लंबाई पेपर में नहीं आएगी। आगे बात करते हैं अब क्षिप्रा नदी की। तो क्षिप्रा नदी का उद्गम पूछा जाता है। इसका उद्गम इंदौर जिले की काकरी बरडी पहाड़ी का नाम याद रखना है, काकरी बरडी की पहाड़ी से हुआ है। इंदौर जिले की काकरी बरडी की पहाड़ी से हुआ है, इंपॉर्टेंट है। इसका उद्गम इंदौर जिले की काकरी बरडी से पहाड़ी से हुआ है। इसे मालवा की गंगा कहते हैं। क्षिप्रा नदी को मालवा की गंगा कहते हैं। और इसकी लंबाई 195 किलोमीटर है, मात्र 195 किलोमीटर है। खान एवं गंभीर इसकी सहायक नदी है। कभी पूछा, खान नदी और गंभीर नदी क्षिप्रा की सहायक नदी है। उसके अलावा क्या पूछ सकता है, ये मंदसौर के पास चंबल नदी में मिल जाती है, ये याद रखना है। खान नदी के तट पर इंदौर शहर बसा हुआ है। कुंभ का मेला लगता है, जिसे सिंहस्थ के मेले के नाम से जाना जाता है, उज्जैन में लगता है क्षिप्रा नदी के तट पे। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग क्षिप्रा नदी के तट पे बसा हुआ है मंदिर। और कुंभ का मेला भारत में 4 जगह लगता है, मैंने आपको बताया था इसके प्रीवियस वीडियो में भी। एक तो उज्जैन में लगता है क्षिप्रा नदी के तट पर, एक लगता है प्रयागराज में, प्रयाग में लगता है गंगा नदी के तट पर, और एक लगता है हरिद्वार में उत्तराखंड में गंगा नदी के तट पर, और एक लगता है नासिक में महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के तट पर। तो ये 4 ही जगह में लगता है कुंभ का मेला। जिस स्थान पे एक बार लगता है 12 साल के बाद उसी स्थान पे लगता है। समझ में आया। जैसे 2016 में उज्जैन में लगा था, फिर 2020 में प्रयागराज में लगा है,
ऐसा लगता है, फिर हरिद्वार में, फिर नासिक में, ऐसा इसका 4 साल का अंतर रहता है, लेकिन एक स्थान में लगने के बाद 12 साल के बाद उसी स्थान में लगता है। तो उज्जैन के अंतर्गत नर्मदा क्षिप्रा लिंक परियोजना भी प्रारंभ की गई थी। इंपॉर्टेंट है, उज्जैन गांव के अंतर्गत नर्मदा क्षिप्रा लिंक परियोजना। क्या हुआ था, कुंभ लगने वाला था और कुंभ के लिए क्षिप्रा नदी का पानी थोड़ा सा कम हो गया था, तो उसके पानी को बढ़ाने के लिए नर्मदा क्षिप्रा लिंक परियोजना जोड़ी गई थी। नर्मदा नदी का पानी लिंक के माध्यम से जोड़ने के माध्यम से क्षिप्रा नदी में ले जाया गया था, उसे ही नर्मदा क्षिप्रा लिंक परियोजना के नाम से जाना जाता है। ये 26 नवंबर 2012 को चालू हुई थी लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा, और फरवरी 2014 से यह परियोजना पूरी हो गई थी। तो फरवरी 2014 में यह योजना पूरी हो गई थी। समझ में आ गया। क्षिप्रा नदी से और क्या समुद्र मंथन के बाद 14 रत्नों का बंटवारा क्षिप्रा नदी के तट पर ही हुआ था। उज्जैन देवास तट पे बसे हैं, याद रखना है, उज्जैन भी और देवास भी। चंबल की सहायक नदी है, उत्तर की ओर बहती है, इसे मालवा की गंगा कहते हैं। अब बात करेंगे हम पार्वती नदी की। तो पार्वती नदी को पारा के नाम से जाना जाता है। इसका उद्गम सीहोर जिले के विंध्य कगार उत्तरी ढाल, सीहोर जिले के विंध्य कगार उत्तरी ढाल से हुआ है, चंबल में जाके मिल जाती है, श्योपुर में चंबल नदी से जाके यहाँ मिल जाती है। इसके किनारे शाजापुर बसा हुआ है। पार्वती नदी के किनारे शाजापुर, राजगढ़, आष्टा, जो सीहोर में एक आष्टा नाम की जगह है, वो भी इसके तट पे बसा हुआ है। तो पार्वती नदी से समझ में आया, इसे पारा के नाम से भी जाना जाता है। इसका उद्गम सिरोज तहसील के विंध्य कगार उत्तरी ढाल से होता है, यह चंबल में जाके मिल जाती है। इसके किनारे शाजापुर, इसके किनारे राजगढ़, इसके किनारे आष्टा नाम की एक जगह है सीहोर में, ये सब इसके तट पे बसे हुए, और चंबल में जाके श्योपुर जिले में चंबल में मिल जाती है पार्वती नदी। बात करेंगे हम नेक्स्ट माही नदी की। तो माही बहुत इंपॉर्टेंट नदी है मध्य प्रदेश की। धार जिले के विंध्याचल पर्वत से निकलकर पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, खंबात की खाड़ी में गिर जाती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही परियोजना धार में है, इसे जमनालाल बजाज परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। समझ में आ गया फ्रेंड्स। तो उद्गम समझ में आया, धार के विंध्याचल से गुजरात में खंबात की खाड़ी में गिर जाती है, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में बहती है। माही नदी जो है, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिले और भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। उस कर्क रेखा को 2 बार काटती है। 2 बार काटती का मतलब क्या है, ऐसी गई, ये 2 बार हो गया, तो 2 बार काटती है। समझ में आ गया। माही नदी से इतनी क्वेश्चन बजेगा। माही नदी पे एक माही परियोजना है जिसे जमनालाल बजाज परियोजना के नाम से जाना जाता है। तो ये हम इंपॉर्टेंट नदियां डिस्कस किए। अब यहां से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चालू हो रहा है। तो मध्य प्रदेश के किनारे बसे मध्य प्रदेश के प्रमुख नगर या प्रमुख शहर, तो डेफिनेटली यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको यहां से एक क्वेश्चन बनेगा, तो आपको याद रखना है। तो मध्य प्रदेश के नदियों के किनारे कौन से शहर बसे, तट पे बसे, कौन से शहर कहाँ बसे, उसको हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश की सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी की, नर्मदा। तो नर्मदा के किनारे देखिए क्या क्या बसा है, आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं। तो नर्मदा नदी जब अमरकंटक से निकलती है तो अमरकंटक इसके तट पे बसा है, अनूपपुर इसके तट पे बसा है, ये सब आपको याद रखना है। तो देखो कौन से जबलपुर इसके तट पे बसा है, होशंगाबाद तट पे बसा है, ओमकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जो खंडवा में है इसके तट पे बसा हुआ है, महेश्वर जो खरगोन में है इसके तट पे बसा हुआ है, बड़वानी इसके तट पे बसा हुआ है, बड़वानी जिला, झाबुआ जिला से भी होकर बहती है तो झाबुआ भी बोल सकते हैं, निमाड़ क्षेत्र से होकर बहती है तो निमाड़ भी कह सकते हैं, बड़वाहा नाम की तहसील है खरगोन में, ये इसके तट पे बसी हुई है, हांडिया नाम का स्थान है देवास में, ये इसके तट पे बसा हुआ है हांडिया, नेमावर नाम का एक तीर्थ है जो देवास में, वो भी नर्मदा नदी के तट पे बसा हुआ है, पुनासा जो पुनासा ग्राम है खंडवा में, वो भी इसके तट पे बसा हुआ है, और मंडला, वेरी इंपॉर्टेंट, मंडला जो है नर्मदा नदी के तट पे बसा हुआ है। तो ये मैंने जितने भी नाम लिया वहाँ से क्वेश्चन आपको बन सकते हैं। फिर से बोल दूं क्या, जबलपुर, होशंगाबाद, महेश्वर, ओमकालेश्वर, बड़वानी, निमाड़, बड़वा, हंडिया, नेमावर तीर्थ, पुनासा और मंडला, ये सब नर्मदा नदी के तट पे बसे हैं दोस्तों, याद रखना है। बात करते हैं अब, अमरकंटक भी इसके तट पे बसा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। सोन नदी के तट पे कौन से बसे हुए हैं, तो सोन नदी के तट पे अमरकंटक बसा हुआ है, बहुत आसान है, आया समझ। अब बात करते चंबल नदी के तट पे। चंबल नदी के तट पे रतलाम बसा हुआ है, इंदौर का महू बसा हुआ है, श्योपुर जिला बसा हुआ है, मुरैना भी बोल सकते हैं, मुरैना भी बसा है, कोटा इंपॉर्टेंट है, चंबल नदी के किनारे है राजस्थान का कोटा।
चंबल नदी के किनारे है कोटा, तो ये याद रखें। अब बात करेंगे सोन नदी की, तो सोन नदी के किनारे शहडोल बसा है, सतना बसा है, सीधी बसा है। देखो सतना बसा नहीं है, लेकिन सतना जिले से होकर गई है, इसलिए कह सकते हैं। तो समझ में आ गया, शहडोल, सतना, सीधी सोन नदी के तट पे। सोन नदी गंगा में जाके मिलती है। बुरहानपुर, ताप्ती नदी की बात करेंगे अब। ताप्ती नदी के तट पे मुल्ताई तहसील बसी हुई है बैतूल जिले की, जहां से निकलती मुल्ताई तहसील। बुरहानपुर जिला बसा हुआ है, और गुजरात का सूरत जिला भी ताप्ती नदी के तट पे बसा हुआ है, याद रखना है। समझ में आया? अब बात करते हैं बेतवा नदी की। तो बेतवा नदी के तट पे विदिशा बसा हुआ है, ओरछा बसा हुआ है, गुना बसा हुआ है। बेतवा नदी के तट पे विदिशा भोपाल से भी होकर जाती है, तो भोपाल भी याद रखना है। रायसेन का सांची बसा हुआ है, ओरछा बसा हुआ है, गुना बसा हुआ है। तो समझ में आ गया, बेतवा नदी के किनारे विदिशा, ओरछा, गुना सब याद रखें फ्रेंड्स, क्वेश्चन आता है। विदिशा, सांची, ओरछा, गुना, ये सब बेतवा नदी के तट पे बसे हुए हैं। काली सिंध नदी की बात करते हैं। काली सिंध नदी के किनारे है देवास, बागली। ये बागली कहाँ पे आता है? ये भी देवास में ही आता है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना, ये आष्टा यहाँ नहीं बसा हुआ है, गलत लिखा हुआ है। आष्टा की जगह आप याद रख सकते हैं सोनकच्छ। ये बसा हुआ है काली सिंध नदी के तट पे, सोनकच्छ। आष्टा, जबकि आष्टा तो पार्वती नदी के तट पे बसा हुआ है, यहाँ गलत छप गया है, तो आष्टा पार्वती याद रखना है, और सोनकच्छ काली सिंध। राजगढ़, देखो पार्वती नदी की बात करते हैं। पार्वती नदी के किनारे शाजापुर, राजगढ़, आष्टा इंपॉर्टेंट है। आष्टा सबसे इंपॉर्टेंट, ये पार्वती नदी के किनारे सीहोर में है। बस 3 याद रखें, राजगढ़, शाजापुर और आष्टा। अब बात करेंगे सिंध नदी की। सिंध नदी के किनारे शिवपुरी और दतिया है। सिंध नदी के किनारे शिवपुरी और दतिया, ये 2 इंपॉर्टेंट शहर मिल जाते हैं सिंध नदी के किनारे। धार, माही नदी के तट पे, माही नदी के तट पे जो है धार है। धार के अलावा और एक याद आ रहा है, कूची तीर्थ, एक तीर्थ है धार जिले में, ये भी माही नदी के तट पे है। तवा नदी के किनारे पचमणी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तवा नदी के किनारे पचमणी, जो पचमणी हिल स्टेशन है मध्य प्रदेश का, वो तवा नदी के तट पे है। मंदसौर है सीवना नदी के तट पे, सीवना नदी के तट पे है मंदसौर। सीवना नदी जो है चंबल की सहायक नदी है, और इसके किनारे विश्व प्रसिद्ध और मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध पशुपतिनाथ का मंदिर है। भगवान शंकर का पशुपतिनाथ का मंदिर सीवना नदी के तट पर मंदसौर में। उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ, डायरेक्ट आता है क्वेश्चन। देखिए उसके बाद बात करेंगे, पार्वती नदी समझ में आया। अब सिंध नदी की बात करते हैं। तो सिंध नदी के तट पे शिवपुरी बचा हुआ है और दतिया बसा हुआ है, तो याद रखना ये तट पे है शिवपुरी और दतिया। धार नदी, माही नदी के तट पर धार बसा हुआ है। धार, माही नदी के तट पर एक कूची तीर्थ है जो धार में है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये माही नदी के तट पे बसा हुआ है। उसके बाद बात करेंगे पचमणी, तो ये तवा नदी भाई थी पचमणी में, तो तवा नदी के तट पे बसा हुआ है पचमणी। समझ में आ गया, जो पचमणी हिल स्टेशन है मध्य प्रदेश में, वो तवा नदी के तट पे बसा हुआ है। मंदसौर, ये जो मंदसौर जिला है ये सीवना नदी के तट पे बसा हुआ है। सीवना नाम की एक नदी बहती मंदसौर में, सीवना नदी के तट पर मंदसौर भी बसा है, और सीवना नदी के किनारे एक भगवान शिव का पशुपतिनाथ का प्रसिद्ध मंदिर भी सीवना नदी के तट पर मंदसौर में है। भगवान शिव का विश्व प्रसिद्ध भी बोल सकते हैं उसको, या बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि पशुपतिनाथ के मंदिर बहुत कम जगह होते हैं, तो पशुपतिनाथ का मंदिर सीवना नदी के तट पर मंदसौर में है, याद रखना है। एक और पशुपतिनाथ का मंदिर विश्व में बहुत प्रसिद्ध है, जो नेपाल के काठमांडू में है, बागमती नदी के तट पर पशुपतिनाथ का मंदिर। ये मध्य प्रदेश में पशुपतिनाथ का मंदिर मंदसौर में है, सीवना नदी के तट पर। उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है, डायरेक्टली पूछा जाता है। जो उज्जैन है ये क्षिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है, याद रखना है। देखो सिवनी जिला है, सिवनी जिला और बालाघाट जिला, सिवनी और बालाघाट, ये दोनों, बालाघाट ये वैनगंगा नदी के तट पे बसे हुए हैं, याद रखना है। वैनगंगा नदी दक्षिण की ओर बहती है, सिवनी और बालाघाट वैनगंगा नदी के तट पे बसा हुआ है।
छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा जो है ये कान्हन और पेंच नदी के तट पे है, ऐसा कहते हैं। उस जिले में बही है वो नदी, तो आपको याद रखना है। छिंदवाड़ा कान्हन और पेंच नदी के तट पे बसा हुआ है। और छिंदवाड़ा जिले की जीवन रेखा कुलबेहरा नदी को कहा जाता है। एक वहाँ नदी बहती है छिंदवाड़ा में जिसका नाम क्या है, कुलबेहरा। तो छिंदवाड़ा जिले की जीवन रेखा कुलबेहरा नदी को कहा जाता है। ये भी नदी बहती है छिंदवाड़ा में। उसके बाद समझ में आ गया। देखो बालाहाट जिले के किनारे बावनथड़ी लिखा हुआ है, वैसा कुछ नहीं है। बावनथड़ी नदी बालाहाट जिले में बहती है। बालाहाट बसा हुआ है वैनगंगा नदी के तट पे, याद रखना है। खान नदी के तट पे बसा हुआ है इंदौर शहर। जो इंदौर शहर था वो खान नदी के तट पे बसा हुआ है, लेकिन खान नदी थोड़ी सी लुप्त होती जा रही है। अब नाला बन गया है वो, तो इसको भी देख रेख कर रही है सरकार, इसको भी बनाने की सोच रही है। तो खान नदी के तट पे इंदौर जो है खान नदी के तट पे बसा हुआ है, डायरेक्ट याद रखना है। देखो रीवा जो है यहाँ क्या लिखा हुआ है, बीहड़ नदी के तट पे बसा हुआ है। नहीं, ये गलत है। बीहड़ नदी बहती है रीवा जिले में। बीहड़ नदी पर मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात चचई जलप्रपात है, 130 मीटर ऊंचा, जो रीवा में है। लेकिन आपको पूछा जाएगा रीवा किस नदी के तट पे बसा हुआ है, तो रीवा जो है बिछिया नदी के तट पे बसा हुआ है। बिछिया नदी के तट पे है रीवा, ये याद रखें। उसके बाद बात करते हैं छतरपुर और पन्ना, ये केन नदी के तट पे बसा हुआ है। केन नदी पर पांडव जलप्रपात है। ये पांडव लिखा है, पांडव लिख दिया यहाँ पे। पांडव जलप्रपात केन नदी पर है। छतरपुर और पन्ना केन नदी के तट पे बसे हुए हैं। तो ये समझ में आया फ्रेंड्स। मैंने नर्मदा चंबल सब बता दिया, तवा छिपरा जो भी इंपॉर्टेंट है, सिवना, काली सिंधु, बिछिया, वैनगंगा, तो ये सब आपको याद रखना है। कौन सी नदी के किनारे क्या बसा हुआ है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा आपको वाला टॉपिक भी एक बहुत अच्छे से पता होना, जो मध्य प्रदेश के जलप्रपात हैं और परियोजना है। तो परियोजना वाला तो मैंने बना दिया हूँ, जलप्रपात वाला बनाने वाला हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, अब आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश की छोटी प्रमुख नदियों के बारे में दिया हुआ है। जो छोटी नदियां हैं मध्य प्रदेश की, इनको भी पढ़ना जरूरी है। तो देखो यहाँ क्या लिखा है, गंभीर नदी इंदौर जिले में बहती है, जाना पाओगे पहाड़ी से निकलती है, याद रखिए गंभीर नदी। छिप्र नदी का उद्गम इंदौर के काकरी बरडी की पहाड़ी से हुआ है। छोटी तवा देवास में बहती है। एक तवा नदी है और एक और नदी का नाम है छोटी तवा, जो देवास में बहती है, याद रखें। लखुंदर नाम की एक नदी है जो उज्जैन में बहती है, याद रखना है। लखुंदर नाम की नदी जो उज्जैन में बहती है। परवान नाम की नदी है एक, जो मालवा के पठार में बहती है, परवान, तो ये भी याद रखें। नेवज नदी है जो सीहोर में बहती है, आष्टा तहसील में। नेवज नदी, नेवज नाम की एक नदी है, नेवज सीहोर की आष्टा तहसील से हुआ है। बागली नदी यानी समझ में आ गया, नेवज। पार्वती नदी के बारे में पढ़ लिए, सीहोर में आष्टा से निकलती है। आहेली नदी श्योपुर में बहती है, आहेली नदी श्योपुर। एक सीप नदी भी है जो चंबल क्षेत्र में बहती है, सीप नाम की नदी है जो चंबल क्षेत्र जो है उधर साइड बहती है। तो देखो सीप नदी चंबल क्षेत्र में बहती है। कूनो नदी के बारे में आप पढ़ चुके हैं, चंबल नदी में मिल जाती है ये, कूनो पालपुर अभ्यारण्य भी इसके तट पे। बेसली नदी ये ग्वालियर तरफ बहती है। सिंध नदी इसके बारे में हमने पढ़ लिए हैं, विदिशा। आसन नदी ये चंबल क्षेत्र में बहती है, मुरैना में। कैथन नदी ये विदिशा में इंपॉर्टेंट है, और क्योटर नदी ये विदिशा। महुअर नदी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, महुअर नदी से एक बार क्वेश्चन देखने को मिला है। शिवपुरी में बहती है, सिंध की सहायक नदी है, महुआ गांव से निकलती है। इसे मधुमती के नाम से भी जाना जाता है, इसे मधुमती या मधुवेणी के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना है। सिंध की सहायक है शिवपुरी। बीना नदी सागर जिले में बहती है, रायसेन तरफ से निकलती है, सागर जिले में बहती है और बेतवा में मिल जाती है। घसान नदी ये भी बेतवा में मिलती है, रायसेन से निकलती है। कुंवारी नदी ये भी चंबल की सहायक नदी है, शिवपुरी में बहती है। पाहुज नदी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पाहुज से भी एक बार व्यापम में क्वेश्चन देखने को मिला है। पाहुज, इसे पुष्पवती के नाम से जाना जाता है। पाहुज नदी को इसे पुष्पवती के नाम से जाना जाता है। टीकमगढ़ से उद्गम होती है, उत्तर की ओर बहती है, झांसी जाती है, उत्तर प्रदेश में झांसी तक जाती है, और इस पर पहुज बांध बना हुआ है झांसी में, पहुज बांध बना हुआ है झांसी में, और सिंध की सहायक नदी है। बेवस नदी रायसेन तरफ,
देहान नदी बुंदेलखंड की नदी है। सोनार नदी रायसेन और सागर जिले के मध्य पहाड़ियों से निकलती है। कोपरा नदी ये सागर में। बीहड़ नदी इंपॉर्टेंट है। महानदी छोटी है, ये मंडला जिले में बहती है। और बानास नदी ये छत्तीसगढ़। बाघेन नदी पन्ना। जोहिला नदी अमरकंटक से निकलती है, सोन में जाके मिल जाती है। अजनार नदी भोपाल के पास बहती है ये। कालियासोत नदी इंपॉर्टेंट है, कालियासोत बांध बना हुआ है भोपाल में, इंपॉर्टेंट है कालियासोत बांध। केरवा बांध भी भोपाल में बना हुआ है केरवा नदी पर, यह भी इंपॉर्टेंट है। नेउर नदी ये सीधी सिंगरौली तरफ। गोपद नदी गोपद। बिजुल नदी ये सोन की सहायक नदी है। रेहान नदी ये पैसूनी नदी। हलाली नदी इंपॉर्टेंट है, हलाली ये सम्राट अशोक सागर परियोजना बनी हुई है, हलाली नदी पे विदिशा तरफ बहती है नदी, सीहोर विदिशा में। सीवना नदी ये सीवना नदी रतलाम से निकलती है, मंदसौर में बहती है। मंदसौर में पशुपतिनाथ का मंदिर है, इसके तट पे चंबल में मिल जाती है। कर्मा नदी इंदौर में बहती है। रिछन नदी रायसेन में। संक नदी ग्वालियर के क्षेत्र में। शेर नदी छिंदवाड़ा, शेर नदी ये सिवनी छिंदवाड़ा में बहती है। शक्कर नदी छिंदवाड़ा में बहती है। दूधी नदी छिंदवाड़ा में नर्मदा की सहायक है। गंजल नदी हरदा तरफ बहती है। तो गंजल नदी समझ में आ गया, हरदा साइड। कावेरी नदी नर्मदा के तट पे मिलती है, बाएं तट से आकर मिलती है। हिरण नदी जबलपुर में। बारना नदी रायसेन में। कोलार नदी सीहोर में। चोलर नदी इंदौर तरफ है ये। मान नदी धार में। हाथीनी नदी अलीराजपुर में। मोरंड नदी बैतूल में बहती है ये मोरंड नदी। देवना नदी पचमढ़ी तरफ। बावनथड़ी नदी ये गलत लिखा है यहाँ पे, बावनथड़ी नदी बालाघाट में बहती है। कुंदा नदी पश्चिमी निवाड़। कालगई नदी खंडवा में। पूर्णा नदी त्राप्ती की सहायक नदी है, पूर्णा नदी। आवना नदी खंडवा में। कान्हन नदी छिंदवाड़ा में। वैनगंगा नदी सिवनी में, बालाघाट में सिवनी में। वर्धा नदी बैतूल में। माही नदी सरदारपुर तहसील धार में बहती है। और पनाम नदी ये झाबुआ जिले में बहती है। तो फ्रेंड्स यहाँ से लेके जो हमने छोटी नदियाँ डिस्कस करें, ये जनरली बड़ी एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते, लेकिन जो पीईबी की एग्जाम होती है उसमें खासकर छोटे मोटे क्वेश्चन बनाता है छोटी नदियों से रिलेटेड, इसलिए आपको ये भी लेक्चर को थोड़ा सा यहाँ से देख लेना है। तो हमारा ये अलग टॉपिक होता है समाप्त, जिसमें हमने मध्य प्रदेश की नदियाँ सारी डिस्कस किए। हो सके तो जो भी मैंने बताने की कोशिश की हूँ, तो आपको हो सकता है कि इस लेक्चर को देखने के बाद आपको थोड़ी सी पढ़ने में आसानी मिले या कुछ समझने में आसानी मिले, आपको थोड़ी सी आसानी जाए। तो जो भी हो सके, तो जितना भी हो सके तो मैंने बताने की कोशिश किया। आपको लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हैं। एमपीपीएससी की यूनिट 3, जो यूनिट 3 है मध्य प्रदेश का भूगोल की प्री की, उसको हमने सारा डिस्कस कर लिए। जितने भी टॉपिक सिलेबस में लिख रखे हैं वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही, सिलेबस में जो जो टॉपिक है वो टॉपिक हमने लिखे हैं और हमारे चैनल में प्लेलिस्ट में बना के डाले हैं। तो आप उसको देखें और आसान तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्ते।